Okay, fine, people. अभी we are going to talk about parallel combination of conductors. ये टॉपिक हमने पिछले क्लास में ही स्टडी किया था. रिमेंबर वी हैव टॉक्ड अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, राइट? सीरीज कॉम्बिनेशन का पहचान क्या था कि यहाँ पर तुमने एक रॉड को दूसरे रॉड के साथ एंड टू एंड कनेक्ट किया. और सीरीज का पहचान क्या है कि पहले वाले रॉड के थ्रू जितना हीट करंट फ्लो करेगा, दूसरे वाले रॉड के थ्रू भी उतना ही हीट करंट फ्लो करेगा. एग्जैक्टली सिमिलर टू द सिचुएशन जहां पर एक रजिस्टर को हम और एक रजिस्टर के एंड के साथ कनेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि अगर दोनों रजिस्टर के थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है, देन बोथ ऑफ देम आर इन सीरीज. उसी लॉजिक को यहाँ पर भी यूज करना है. इज दैट क्लियर? हाइना हाइना. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स. यहाँ पर सोचो एक ऐसा रॉड है. दिस इज वन पाथवे फॉर हीट टू फ्लो एंड लेट अस से दिस इज द अदर रॉड. ठीक है, ये दूसरा रॉड. Now this is a reservoir. This is at a higher temperature TH. This is at a lower temperature TC. Let us say इसका लेंथ L है, इसका भी लेंथ L ही मानते हैं. ठीक है ना. इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, इसका एरिया A2, इसका एरिया A1 मानते हैं. एंड वी ऑल नो कि इसके थ्रू हीट जो फ्लो करेगा इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन और इसके थ्रू जो हीट फ्लो करेगा इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. यहाँ कितना हीट फ्लो कर रहा होगा? लेट अस से दिस इज H1 और यहाँ पर कितना हीट फ्लो कर रहा होगा? that is equal to H2. Obviously दोनों rods के through same amount of heat flow करेगा नहीं, because rod जो रास्ता है उसका क्रॉस सेक्शन अलग है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी अलग है. So the amount of heat flowing through both the rods will be different. ठीक है, अभी ध्यान से देखो. कब तुम कहोगे कि दो कंडक्टर्स पैरेलल में हैं? When do you say that the conductors are in parallel? When do you say two resistors are in parallel? You say two resistors are in parallel जब उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. और इस चैप्टर में मैंने तुमको पिछले क्लास में भी बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का काम यहाँ पर कौन करता है? टेम्परेचर डिफरेंस करता है. और अभी यहाँ पर तुम दोनों रॉड्स के टेम्परेचर डिफरेंस को देखो. यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है फॉर बोथ द रॉड्स इट इज सेम. टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम फॉर बोथ कंडक्टर्स. यस और नो? जनता जवाब दो. यस और नो? टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम फॉर बोथ द कंडक्टर्स, राइट? तो Yes, sir. अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है तभी जाके हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स. ठीक है, ओके फ्रेंड. हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि इन दोनों रॉड्स को, दोनों कंडक्टर को हटा के अगर एक सिंगल कंडक्टर लेके आते हैं उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो. तो हमने माना पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है? R1. दूसरे वाले का कितना रेजिस्टेंस है? R2. ध्यान देना. एंड वी ऑल नो कि R1 R2 का वैल्यू कितना होगा? R1 का वैल्यू कितना होगा जनता? दैट इज L by K. इन दिस केस K1 into A1 और R2 का वैल्यू कितना होगा? लेट अस से दैट इज L2 डिवाइडेड बाय K2 into A2. ये हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू. ठीक है, ओके फाइन. नाउ कैन यू टेल मी what will be the value of H1? What is the expression for H1? H1 is heat current. Current is potential difference by resistance. यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस. तो पहले वाले रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस किया, दैट इज TH माइनस TC. फिर से याद दिलाता हूँ, मैंने कल भी बताया था कि अगर तुमको यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है, तुम्हारा एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू ऑलवेज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर. हमेशा इस तरीके से लिखना है. इज दैट क्लियर? यस. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about the heat current flowing Yes, through the sir. second rod? That is TH minus TC. और इसके रेजिस्टेंस को हम R2 बोल देते हैं. ठीक है, हम करना क्या चाहते हैं ध्यान से देखो. और एक बार ये पहला रिजर्वर, ये दूसरा रिजर्वर, और इसके बीच में हमको एक सिंगल कंडक्टर इंट्रोड्यूस करना है. वी हैव टू इंट्रोड्यूस ए सिंगल कंडक्टर और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो हमको निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस केस. ठीक है, और इसके थ्रू जो हीट फ्लो कर रहा है, let us say that the heat flowing through this is H. And can I say as because both these conditions are equivalent, right? ऊपर वाला कंडीशन नीचे वाला कंडीशन इक्विवेलेंट है. मतलब पहले वाले केस में दोनों रॉड में मिला के जितना हीट करंट फ्लो कर रहा है इस सिंगल रॉड के थ्रू, ये जो सिंगल रॉड है इसके थ्रू भी उतना ही हीट करंट फ्लो करना है. तो मैं लिख सकता हूँ कि H का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? H1 प्लस H2. हम ऐसा लिख सकते हैं. यस पीपल, आइए ना. Yes, sir. ओके,
ध्यान से देखना, ये सिंगल रॉड के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, TH माइनस TC। तो एच की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, TH माइनस TC डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस, हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट। H1 की जगह फिर से TH माइनस TC डिवाइडेड बाई R1, एंड H2 की जगह TH माइनस TC डिवाइडेड बाई R2। एंड यू ऑल नो कि हमको कैसा एक्सप्रेशन मिलने वाला है। दिस इज नथिंग न्यू, करंट के केस में भी तुमने यही एक्सप्रेशन सीखा था, राइट? 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। दैट मीन्स ऐसा नया कुछ नहीं है जो तुमको याद रखना है। तुमने रजिस्टर्स के केस में जो कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला जिस तरीके से याद रखा था, उसी चीज को फिर से अप्लाई करना है। आई होप सो सबको समझ में आ गया ये डिराइवेशन। यस Yes. यस, Yes, sir. ये सिंपल है, Yes, sir. दिस इज वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। देखो अभी हमने रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, ध्यान देना, रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। अभी हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे। अभी इसका मतलब क्या है? Now you have to remember कि थर्मल कंडक्टिविटी जो हमने बोला था वो क्या है? Do you remember that? Thermal conductivity. Thermal conductivity is nothing but the value of K. मैंने कल ही बताया था कि K जो है वो ये बताता है कि किस मटेरियल के थ्रू हीट कितना आसानी से फ्लो कर सकता है। K का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना इजीली हीट फ्लो कर सकता है, K का वैल्यू जितना कम होगा उतना मुश्किल होगा हीट को फ्लो करने में। K एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, और K के वैल्यू को देख के ही हम डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल से खाना पकाने का बर्तन बनाना है और किस मटेरियल से हमको फ्लास्क बनाना है। कल ही बताया था, ठीक है? अभी हम यहाँ पर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे, K इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या, मैं दिखाता हूँ। लेट अस से कि हमारे पास बहुत सारे कंडक्टर्स हैं व्हिच आर कनेक्टेड इन, लेट अस से सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है? मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, एंड लेट अस से 3, ध्यान से देखना लेकिन, हाँ। Okay. This is conductor 1, this is conductor 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is just a representation। और हीट किस तरफ फ्लो कर रहा है? हीट यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से निकल रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ध्यान देना। सो ऑल ऑफ यू विल एग्री कि इसके थ्रू भी उतना हीट फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू भी उतना ही, इसके थ्रू भी उतना ही। ये जो हमने कंडक्टर्स प्लेस किया है, हर एक कंडक्टर के थ्रू द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इज द सेम। डू पीपल एग्री विद दिस? जनता जवाब दो, डू एग्री विद दिस? Yes. डू यू एग्री Yes, कि sir. हर एक मटेरियल अलग है, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 होगा, इसका K2 होगा, इसका K3 होगा, इसका K4 होगा, इसका K5 होगा, इसका K6 होगा, है ना? इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैं n के टर्म्स में इसका डेरिवेशन करूंगा, ठीक है? K6 नहीं लिखता, थोड़ा जनरलाइज करके लिखते हैं, लेट अस से ये 6 नहीं लिखते, ऐसा लिखता हूँ ताकि थोड़ा और जनरल हो, ऐसे डॉट 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 डॉट, लेट अस से दिस इज द nth कंडक्टर, एंड इफ दिस इज nth कंडक्टर, इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू होगा इसको हमने Kn लिखा। किसी को डाउट नहीं हुआ ना? इस चेंज से सबको ये चेंज समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जरा से इसका लेंथ जो है, इसके लेंथ को हम L1 बोलते हैं, इसके लेंथ को हम क्या बोलेंगे, L2, इसके लेंथ को हम क्या बोलेंगे, L3, और लास्ट वाले का जो लेंथ है, जरा से इसके लेंथ को हम Ln कहते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है उसको R1 बोलते हैं, इसके रेजिस्टेंस को R2 बोलते हैं, और जो लास्ट वाले का रेजिस्टेंस है उसको हम Rn बोलते हैं, ठीक है? अभी इस पूरे सीरीज ऑफ कंडक्टर को हमको एक सिंगल कंडक्टर से रिप्लेस करना है। We have to replace this entire thing with a single conductor, ध्यान से देखना। सोचे कि ये एक सिंगल कंडक्टर, ठीक है? दिस इज अ सिंगल कंडक्टर, एंड इस केस में भी हीट कैसा फ्लो कर रहा है, हम इक्विवेलेंट निकालें तो हीट तो ऐसा ही फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन अलोंग विच द हीट इज फ्लोइंग, ठीक है? इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है,
In this case, the length will be written as L1 plus L2 till Ln. ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन इक्विवेलेंट है, तो पहले वाले कंडक्टर का जितना लेंथ होगा इसका भी लेंथ हम उतना ही ले रहे हैं, ठीक है। और हमको निकालना कि इसका के का वैल्यू कितना है, दैट इज के इक्विवेलेंट, और इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है दैट इज आर इक्विवेलेंट। यू पीपल एग्री विद दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉम्बिनेशन? लेफ्ट वाले में मल्टीपल कंडक्टर्स है और राइट वाले में सिंगल कंडक्टर है, और लेफ्ट वाला राइट वाला कंडक्टर एग्जैक्टली सेम है इन टर्म्स ऑफ हीट फ्लो। पहले वाले के थ्रू भी उतना ही हीट फ्लो कर रहा है, सेकंड वाले के थ्रू भी उतना ही हीट फ्लो कर रहा है। पहले वाले का जो कंडक्टर वो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, K1 K2 K3, और हमारा जो राइट वाला मटेरियल है उसको हमने एक कंडक्टर है उसको हमने एक सिंगल मटेरियल से बनाया, और उसका के का जो वैल्यू होगा वो के इक्विवेलेंट होगा, और वही हम निकालना चाहते हैं। शुड वी मूव अहेड, कंटिन्यू करें डिस्कशन? यस, Yes, sir. Yes, अंडरस्टूड। sir. अच्छा, ये समझ में आ जाना चाहिए, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो मैं लिख सकता हूँ कि बड़े वाले कंडक्टर का जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा दैट इज नथिंग बट R1 प्लस R2 करते करते कहाँ तक, कमान पीपल, टिल आर, ऐसे करेंगे हम, ठीक है ना। अभी आर इक्विवेलेंट क्या होगा, L बाई के, आर इक्विवेलेंट मतलब L। इस केस में ध्यान देना इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, L1 प्लस L2 टिल L। तो आर इक्विवेलेंट की जगह अगर हम L का वैल्यू लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देना, इट इज L1, एक मिनट है जस्ट, L1 प्लस L2 करते करते टिल Ln डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखेंगे जनता, के इक्विवेलेंट। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में मैं बताया नहीं। देखो ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके थ्रू हीट पास कर रहा है, और इसका भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या रखा है, हमने सेम रखा है। बोथ द क्रॉस सेक्शनल एरिया आर सेम। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए होगा, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही माना हमने। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, तो sir. हम R1 की जगह जनता क्या लिख सकते हैं, R1 की जगह कैन से दैट इज L1 डिवाइडेड बाय K1 into A, R2 की जगह L2 डिवाइडेड बाय K2 into A, और ऐसा करते करते लास्ट का वैल्यू अगर हम लिखेंगे दैट इज Ln डिवाइडेड बाय Kn into A। तो ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल आउट जाएगा यहाँ पर A, ऑल दिस A विल कैंसिल आउट, सब A को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, और हमको निकालना है K इक्विवेलेंट का वैल्यू, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट को हम ऊपर लेके चले जाते हैं, और इस ये जो पूरा टर्म है इसको नीचे लेके आ जाते हैं। समझ में आया? के इक्विवेलेंट को हम राइट हैंड साइड में ऊपर लेके जाते हैं, और राइट वाला जो पूरा बड़ा सा टर्म है उसको हम नीचे लेके आ जाते हैं। तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, L1 प्लस L2, इसको हम ऐसा ही रख देंगे टिल Ln, और राइट से वो जो बड़ा वाला टर्म नीचे आता है उसको हम ऐसा लिख देंगे, दैट इज L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 टिल Ln बाई K। ये जो हमने निकाला है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स व्हिच आर इन सीरीज। इज दैट अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू? क्या समझ में आया? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। अभी देखो तुमको लग रहा होगा ये फॉर्मूला डिफिकल्ट है, यस, फॉर्मूला याद रखना डिफिकल्ट है, और तुम लोग जो एग्जाम देना चाहते हो वो भी डिफिकल्ट एग्जाम ही है, तो तुमको ये सारे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला याद, इस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, और अगर फॉर्मूला याद है तो मे भी 2-3 सेकंड में तुम क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में इस फॉर्मूला को डिराइव करने बैठोगे तब तो हो गया, 30 में से सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन से करके आ पाओ। यहीं पर ही लोग मिस्टेक कर लेते हैं, तुमको मेहनत तो करना पड़ेगा। देखो समझना भी जरूरी है, और नीट या जेई निकालना है तो ये रखना भी पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर पीपल? क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अभी हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का ध्यान देना, हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का के इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। वी शैल फाइंड आउट द के इक्विवेलेंट ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहले डायग्राम बना लेता हूँ, ध्यान से देखो। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट।
याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहचान है कि तुम्हारे जितने सारे कंडक्टर्स हैं, सारे कंडक्टर्स सेम रिजर्वायर के अक्रॉस कनेक्टेड है। मतलब सबके एंड्स के अक्रॉस का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मैं उसी चीज को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। लेट अस से दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर। ये बना लेता हूँ। इस बहुत सारे कंडक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे कंडक्टर्स हैं। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 और लास्ट वाले का मैं Kn लिख देता हूँ, ठीक है। हीट किस तरफ फ्लो कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हीट इज फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ऐसा निकल रहा है। ध्यान से, यहाँ से घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है। दिस इज हाउ हीट इज पासिंग थ्रू। और ये जो पूरा सरफेस है, जनता ध्यान देना, ये जो पूरा सरफेस है, this entire surface is kept at a temperature of let us say TH। और ये वाला जो सरफेस, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, बट ये वाला जो सरफेस है that is kept at a temperature of TC। तो अगर मैं तुमको पूछूं भाई ये बताओ कि पहला कंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या, तुम बोलोगे TH माइनस TC। दूसरे कंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या, TH माइनस TC। तीसरे कंडक्टर के अक्रॉस TH माइनस TC। यही तो है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहचान, कि हर एक कंडक्टर के एंड पॉइंट्स के अक्रॉस का टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, राइट। और इनके लेंथ को अगर ड्रॉ करना चाहो कि लेंथ, हर एक का लेंथ इन दिस केस क्या आएगा, हर एक का लेंथ इन दिस केस L ही आएगा, right, because they are connected between the two, between all of them are connected to the same heat reservoir and to the same sink मतलब जहाँ का टेम्परेचर कम है, सिंक बोलना नहीं चाहिए, to the same reservoir which is at higher temperature, and the other end of all the rocks are connected to the same reservoir which is at lower temperature। जनता बताओ ये समझ में आया, ये पिक्चर सबको समझ में आ रहा है? Come on people, right? हाँ Can I सर। say पहले कंडक्टर के थ्रू कितना हीट करंट निकल रहा है H1, दूसरे के थ्रू मैं थोड़ा ये मिटा के नया डायग्राम बनाता हूँ, एक मिनट। इसके थ्रू जो हीट निकल रहा है लेट अस से दैट इज H2, इसके थ्रू जो हीट निकल रहा है लेट अस से दिस इज H3, और इसके थ्रू जो हीट निकल रहा है लेट अस से दैट इज HM। समझ में, ये हो गया हमारा पिक्चर। यहाँ पर मल्टीपल कंडक्टर्स। अभी हम क्या करना चाहते हैं, अभी हम एक सिंगल कंडक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ इसके जैसा ही होगा, जिसको हम इन्हीं टेम्परेचर डिफरेंस के अक्रॉस रखेंगे, और जिसके थ्रू टोटल में H1 प्लस H2 प्लस H3 टिल प्लस HN अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगा। और इस सिंगल कंडक्टर का थर्मल कंडक्टिविटी जो होगा उसी को ही हम K इक्विवेलेंट बुलाएंगे, वी कॉल इट एज K इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये वाला पिक्चर बना लेते हैं फटाफट। जस्ट अ मिनट। फाइन, सो इसका भी लेंथ क्या होगा जनता, इसका भी लेंथ क्या होगा, हम L ही मानेंगे। इसके थ्रू जो हीट फ्लो कर रहा है जनता ध्यान देना, यहाँ से निकले घुसेगा, यहाँ से निकलेगा, इसको हमने H लिखा। एंड एज बिकॉज दिस टू केसेस आर इक्विवेलेंट, H का वैल्यू शुड बी बराबर H1 प्लस H2 टिल HN। डू यू पीपल एग्री विद दिस, डू पीपल एग्री विद दिस एक्सप्रेशन, H का वैल्यू विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2 टिल HN? yes or no? Yes yes sir। or no? Yes, yes sir. or no? Okay, Yes sir। okay, yes yes Yes, yes sir. correct। वन मोर थिंग जो तुमको मैं बता के रखना चाहूंगा, देखो इसका एरिया जो है, इसको A1 माना, इसका एरिया जो A2 माना, इसका एरिया A3 माना, इसका एरिया AN होगा। और ये वाला जो एरिया जनता ध्यान देना, ये वाला जो एरिया, इसके एरिया को अगर मैं A लिखता हूँ, कैन आई से A इज नथिंग बट इक्वल टू A1 टिल AN, इसका समेशन है इसका एरिया। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? because both the conductors are exactly equivalent, उसका लेंथ पहले वाले का लेंथ भी सेम है, पहले वाले का एरिया और दूसरे वाले का एरिया भी जो होगा एक्जैक्टली सेम होगा। पहले वाले के थ्रू जितना हीट फ्लो कर रहा है दूसरे वाले के थ्रू भी उतना ही हीट फ्लो करेगा, और इसका K का जो वैल्यू है उसी को ही हम K इक्विवेलेंट बुलाएंगे, ठीक है, ठीक है, राइट। कैन वी मूव अहेड, कैन वी मूव अहेड? यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके। Sure. और
इसका जो रेजिस्टेंस इसको हम आर इक्विवेलेंट बुलाएंगे। इसने कोई डाउट पूछा? रोशनी कुछ पूछना चाहता है? सर ओके ठीक। तो अभी एज बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल, सबको पता है हम क्या करने वाले हैं। सो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय R1 टिल कहाँ तक जाएंगे जनता? टिल 1 बाय Rn तक जाएंगे। देखो ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू हम सेकंड वाले डायग्राम से लिखेंगे और R1 R2 का वैल्यू पहले वाले डायग्राम से लिखेंगे। तो सेकंड वाले डायग्राम से अगर हम R इक्विवेलेंट लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो जनता, देयर इज L बाई के ए। इज दैट क्लियर? L बाई के कौन सा यूज करेंगे हम? आवाज दो, आवाज दो, यस और नो? Yes. यस सर तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट मतलब L डिवाइडेड बाई के जगह के इक्विवेलेंट, और एरिया हम क्या लिखेंगे जनता? ध्यान देना, A1 प्लस A2 टिल कहाँ तक? टिल AN। ठीक है, और इस बात को समझना कि ये जो कि इक्विवेलेंट है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना? तो मैं डायरेक्टली राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज लिख रहा हूँ डायरेक्टली, अच्छा ठीक है ऐसा लिखता हूँ, लेट से 1 बाई ये कितना होगा L। ध्यान देना सबका लेंथ लेकिन L ही है, हर एक कंडक्टर का लेंथ क्या है जनता? हर एक कंडक्टर का लेंथ L ही है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर हम L की जगह डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? दैट इज K1 इंटू A1 प्लस दूसरे वाले का क्या होगा 1 बाई L, नीचे क्या होगा K2 इंटू A2 एंड दिस विल कंटिन्यू टिल 1 बाई L Kn इंटू AN। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, के इक्विवेलेंट और ऊपर क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 टिल AN, ये ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ध्यान देना डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा L, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जनता? K1 A1 नीचे L बचेगा, यहाँ पर K2 A2 ऊपर आ जाएगा, नीचे L बचेगा टिल Kn AN नीचे L बचेगा, this L this L this L this L will get finally cancelled out, और यहाँ पर जो के इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा उसका वैल्यू कितना होगा? ध्यान से देखो, दैट इज K1 इंटू A1 टिल AN इंटू AN डिवाइडेड बाय, ध्यान देना A1 प्लस A2 टिल AN। हो गया, डन। देखो तुमको जेई में कोई डिराइवेशन नहीं पूछने वाला, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं रहेगा तो जेई को भी टाटा बाय बाय बोल सकते हो, अभी उसके लिए प्रिपेयर करके कुछ फायदा नहीं। बोलो जनता, समझ में आया दिस एंटायर कॉन्सेप्ट तो दिखाया मैंने? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये तो Yes, बस sir. कैलकुलेशन ही है, दिस इज जस्ट कैलकुलेशन। मैंने तुमको सारा चीजें दिखा दिया, लेकिन किस तरीके से आता है, हमने इक्विवेलेंट कंडीशन में लेंथ सेम माना, हीट कैसे फ्लो कर रहा है, एज बिकॉज देयर इन पैरेलल, उनका टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब भी बहुत यूज हो। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट अस डू सम क्वेश्चंस, राइट पीपल? क्वेश्चंस सर देखते हैं। यस, सर वो A1 A2 A1 प्लस A2 प्लस AN उसको A इक्विवेलेंट भी नहीं लिख सकते क्या हम? क्या नहीं लिख सकते? A इक्विवेलेंट मतलब याद रखने में ज्यादा आसानी है। हाँ यार, कुछ भी तरीका यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सही फॉर्मूला यूज करने से हुआ। ठीक है, Yes, sir. अगर से ये एक रिजर्वर है, अगर से दिस इज रिजर्वर, दिस इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, और ये दूसरा और एक रिजर्वर है, दिस इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनके बीच में एक कंडक्टर लगा हुआ है ऐसा, दिस इज अ कंडक्टर कनेक्टेड बिटवीन देम, एंड क्या क्या दिया हुआ है? यस, इसको एग्जैक्टली मिडिल में इनका डिवीजन है, लेट अस से दिस इज कंडक्टर ए, लेट अस से दिस इज कंडक्टर बी। ठीक है, एंड के ए का वैल्यू दिया हुआ है 300 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, एंड के बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है? 200 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ जनता? यस और नो? Yes, sir. और ये यस जो है सर Yes, sir. इसको हम Yes, sir. जंक्शन बुलाते हैं, जहाँ पर पहला रॉड खत्म होता है
और दूसरा रॉड चालू होता है, ये एक अलग रॉड है, के देख के समझ में आ रहा है दोनों का के का वैल्यू अलग है, और ये एक अलग रॉड है, दिस इज अ डिफरेंट रॉड। दोनों का के का वैल्यू अलग अलग है, और टी जो है उनका जंक्शन का टेम्परेचर है। तो तुमको ये पूछा गया है कि एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट समझा दिया था। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि जितना हीट हीट जो है दैट विल नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द रॉड, और हीट जो है सिर्फ इन रॉड्स के लेंथ के अलोंग फ्लो करेगा। स्टेडी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टेडी स्टेट में टी का वैल्यू कितना होगा, टी जो है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, ये निकालना है। चलो ये करो, गिव इट अ ट्राई। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इन दिस केस, ये पूछा गया। ऑन करते हैं, फाइन, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। बहुत लोग आए हैं, बढ़िया है, फिर भी एक बार बाकियों के लिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो द फर्स्ट थिंग दैट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, इन दिस केस यहाँ से जितना हीट फ्लो कर रहा है यहाँ से भी उतना हीट फ्लो कर रहा है। दिस इज एच, दिस इज ऑल्सो एच। इस एंड का टेम्परेचर दिस इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, और दिस एंड इज एट अ टेम्परेचर ऑफ टी, एंड दिस एंड इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। अभी तुम कंडक्टर ए पे फोकस करो। किस पे फोकस करो, कंडक्टर ए पे। Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो Yes, कंडक्टर sir. ए के थ्रू जो हीट करंट होगा वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस। हमेशा कहा है टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए, तो 100 माइनस टी लिखूंगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, उसको R1 लिख देता हूँ, R1 का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। और अगर हम कंडक्टर बी का बात करें, ध्यान देना, कंडक्टर बी का बात करें, इसके थ्रू भी एच अमाउंट ऑफ हीट ही फ्लो करेगा। इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, टी माइनस 0 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R। एंड we can say that in this case अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करके मैं ये लिख सकता हूं कि 100 minus t divided by R1 will be equal to t divided by R2। अभी बारी है R1 का वैल्यू लिखने का। R1 का लेंथ L, ऊपर किया जाए Ka, ठीक है, K फॉर द फर्स्ट वन इज 300 इंटू ए, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और दूसरे वाले का टी तो लिख दिया, R2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ फिर से L ही होगा बिकॉज मिड पॉइंट पे था, और ऊपर k का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं जनता, k का वैल्यू इन दिस केस इज 200। सेकंड केस में कितना था, 200 था, और ये जो एरिया है उसको हम a लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, LL कैंसिल आउट हो जाएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इन दिस केस 3 1 2 3 4, एंड दिस इज 300t एंड दिस इज 200t। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आई थिंक सो 60 डिग्री सेल्सियस आएगा। Is this clear to all of you people? Is this clear to all of you? सबको समझ में आया ये? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी सिंपल, ठीक है, ये सिंपल सा था। क्वेश्चन सिंपल ही आता है, ध्यान रखना। लेकिन सब लोग मेंस में ना क्वेश्चन सिंपल ही आता है, लेकिन ये भी लोग कर नहीं पाते। द ओनली रीजन इज दैट, पता नहीं क्या रीजन है, प्रैक्टिकली मुझे पता नहीं। सच ए सिंपल प्रोसेस, तुमको रोज पढ़ना है, एक टाइम स्लॉट बना कर रखो, रिवीजन अच्छे से करना है, बेसिक्स क्लियर रखना है, हर एक एग्जाम अच्छे से देना है, टीपीपीस अच्छे से करना है। इतना करके जाओगे ना साल भर, क्यों नहीं निकलेगा उसका रीजन मेरे को नहीं पता। मेरे टाइम में मैंने आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया। 50% प्रैक्टिकली बोलो तो फिजिक्स में अराउंड 60% सिलेबस था, मैथ्स में तो और भी खराब था। 40% सिलेबस पढ़ के मैंने एग्जाम दिया, फिर भी निकाल दिया था उस टाइम जितना आता था बोल के। तुम लोगों को तो पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। सर आप तो टैलेंटेड है ना। मैं टैलेंट, मैं जितना, मेरा जितना टैलेंट है भाई, मेरा जितना टैलेंट तुमको भी उतना ही है। मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा नहीं हूँ यार। आई हैव नेवर बीन एन आप एक बार में एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कैच कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। हट, एक बार में कैच कर लेते हैं आपने, ऐसा कुछ हाँ नहीं Isha है। is तो always सच है। right. तुम लोगों के पास जितना, हाँ हम है राइट। तुम लोगों का जितना आईक्यू है उतना ही आईक्यू मेरे पास भी था, सिर्फ मेहनत कम करते हो तुम लोग। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जब पढ़ाई किया था ना, मैंने कॉन्सिस्टेंटली फॉर 1 ईयर, मतलब एट एन एवरेज 8 से 10 घंटा मेहनत किया, 8 to 10 आवर्स कॉन्सिस्टेंटली। मेरा घर यहाँ पर था गुवाहाटी में, आई स्टेड इन मालेगांव, खुद का घर था। लेकिन व्हाट वी डिड इज दैट, हम लोग कुछ फ्रेंड्स थे, एक्चुअली मैं हाफलॉन्ग से आया हुआ हूँ, मतलब क्लास 10 हाफलॉन्ग में किया था। तो वहाँ से एक दो दोस्त आए थे, मैं था, और एक दो दोस्त गुवाहाटी के थे, केवी मालेगांव। सो व्हाट वी ऑल डिड इज दैट वी लेफ्ट आवर होम, घर छोड़ दिया, बिकॉज हमको पता था कि घर में बैठ के पढ़ाई नहीं होगा। तो हम लोगों ने एक रेंट ले लिया कोचिंग के सामने, वेरी क्लोज टू द कोचिंग, ताकि आने जाने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और वहीं बैठ के एक आदमी को रख दिया, वो सिर्फ खाना पका के जाता था, वहीं बैठ के
एक साथ सब लोग मिलकर पढ़ाई करते, एक साथ सब लोग ऑल टुगेदर 4-5 लोग, और पूरा साल भर मेहनत कर। एक साथ रहने का बेनिफिट क्या पता है? मतलब इवन इफ यू फील डाउन, कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का, डिमोटिवेटेड फील कर रहा, बट इफ यू आर अराउंड पीपल जहाँ पर हर कोई मेहनती है, जहाँ पर हर कोई अपना 100% दे रहा है, तो तुम भी अपना 100% दोगे, बिकॉज एनवायरमेंट इज लाइक दैट। तो हम लोग सब लोगों ने बहुत मेहनत किया, सिलेबस जितना भी हुआ कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी बहुत मेहनत किया, और सबको कुछ ना कुछ मिल गया। आई वेंट टू एनआईटी राउरकेला, मेरा एक दोस्त था निरुपम बोल के, वो गया एनआईटी सूरत केमिकल इंजीनियरिंग। मेरा दोस्त है अभिजीत लांगथासा बोल के, ही गॉट इन आईआईटी गुवाहाटी वो भी केमिकल इंजीनियरिंग में गया था। फिर मेरा एक दोस्त था अभिनव बोल के, वो यहाँ का ही है। अगर तुम लोग यहाँ के हो देन यू माइट, अगर इफ यू आर फ्रॉम मालीगांव, तो तुमको पता होगा यहाँ पर एक जन डॉक्टर है, डॉक्टर डीके घोष, इज एन ऑर्थोपेडिक। उसका बेटा बेटा है मतलब अभिनव। सो ही गॉट इनटू दिस बिट्स रांची। सुना है बिट्स रांची के बारे में? आर्किटेक्चर में ही गॉट इन आर्किटेक्चर। सो ऑल ऑफ अस वी मेड इट समवेयर और द अदर। इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ, यू पीपल आर इन अ फार मोर बेटर सिचुएशन, बहुत अच्छा सिचुएशन हो भाई। तुम लोग के पास मटेरियल्स है, डीपीपीज है, यूट्यूब है, टीचर्स है। हमारे टाइम में सारा इंटरनेट भी नहीं था कि अगर कुछ आता नहीं है तो कहीं से देख के समझ लो। वही बुक्स पढ़ के रेस्ली गैलेडे वॉलकर, मॉरिसन बॉयड, ये सब पढ़ के दिमाग खराब हो गया। अभी तो तुम लोग का पूरा सिलेबस एकदम फाइन लाइन है, कितना ही पढ़ना है, इतना ही डीपीपीज करना है, यही क्वेश्चंस करना है। लास्ट 15-20 साल का क्वेश्चन पेपर्स है तुम्हारे पास। हमारे टाइम में पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ 15-20 साल का पेपर्स मिलता है, वो कभी देखा ही नहीं था। वो सब बिना करे एग्जाम देने गए। सुन रहे हो तुम लोग मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ Yes, sir. Yes, तुम लोग sir. बहुत sir. बहुत बहुत आराम से कर पाओगे, तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करो। नहीं सर, वो ऑनलाइन क्लास भी एक बड़ा फैक्टर है। कुछ फैक्टर नहीं है, कुछ भी फैक्टर ये नहीं है। है सर। अरे है सर, नहीं। है सर सर, क्लास में अच्छा लगता है, क्लास में कंपटीशन भी पता चलता है, घर में कुछ भी पता नहीं चलता है। देखो अभी क्या है कि ये जो सिचुएशन है वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, पूरा दुनिया में, इंडिया में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑल आर फेसिंग द सेम सिचुएशन। और देखो अगर इफ यू ऑलवेज फोकस ऑन द थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग इन योर लाइफ, तब तो हमेशा डिप्रेशन में रहोगे कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा प्रॉब्लम, वैसा प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में, तुम्हारे लाइफ में भी प्रॉब्लम, मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम है। ये ओनली देखो किसी भी लाइफ में इन जनरल 10% प्रॉब्लम होता है, 90% अच्छा चीज होता है। ट्राई टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर गुड इन योर लाइफ। you're इकोनॉमिकली साउंड, तुम्हारे पास इंटरनेट में पैसा खर्चा करने का कैपेसिटी है, तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है, तुम अटेंड कर पा रहे हो, तुम ऐसे जगह पर हो जहाँ पर इंटरनेट काम कर रहा है। यू शुड हैव ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दोस थिंग्स यार। सो देयर इज नो यूज ऑफ कंप्लेनिंग, जस्ट फोकस ऑन थिंग्स, ऑल द गुड थिंग्स दैट यू हैव, एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ। दैट इज हाउ यू लिव योर लाइफ। क्योंकि दिस इज नॉट द एंड। आगे जाके तुमको फिर से पढ़ाई खत्म करने के बाद जब कॉलेज जाओगे, तुमको तब अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेगा। वहां पर भी अगर सिर्फ प्रॉब्लम्स में ही फोकस करोगे तब तो आगे ही नहीं बढ़ पाओगे ना। ये तो हमेशा ही रहेगा प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. जस्ट चेंज योर Yes, sir. एटीट्यूड यार, अपना एटीट्यूड चेंज करो, वही है काफी बस। ओके फाइन फाइन, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? मैं पूरा लैंग्वेज नहीं दिख रहा, तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन। वाटर इज बीइंग बॉइल्ड इन ए फ्लैट बॉटम केटल, मतलब एक बर्तन में पानी को गर्म किया जा रहा है। मैं बर्तन बना के देता हूँ, दिस इज आवर बर्तन। फ्लैट बॉटम केटल बोला है, बॉटम मतलब फ्लैट, ठीक है? अच्छा फ्लैट ही बनाता हूँ, ऐसा कुछ फ्लैट बॉटम केटल है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं। दिस इज पानी प्लेस्ड ऑन ए स्टोव, मतलब ये केटल जो है स्टोव के ऊपर रखा गया है। दिस इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ ए स्टोव, तो ये स्टोव है, ये आग जल रहा है, ठीक है? दिस इज स्टोव। द एरिया ऑफ द बॉटम इज 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बॉटम का एरिया है ना, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द थिकनेस इज 2 mm, मतलब इसका थिकनेस भी है जनता, ये बॉटम जो है इसका थिकनेस भी है। दिस इज अ थिक बॉटम, और इसका थिकनेस टी का वैल्यू जो दिया है that is given as 2 mm. yes, thickness in this case is 2 mm. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
द अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इज 1 ग्राम पर मिनट। मतलब यहाँ से बेसिकली क्या निकल रहा है, यहाँ से तुम्हारा स्टीम निकल रहा है, तो पानी को गर्म कर रहा है ना, यहाँ से स्टीम निकल रहा है। एंड अमाउंट ऑफ स्टीम कमिंग आउट इज एक्चुअली 1 ग्राम पर मिनट। ध्यान देना, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 ग्राम पर मिनट। कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल। क्या बोला है? कैलकुलेट द डिफरेंस, एक मिनट, calculate the difference of temperature between inner and outer surface of bottom। एक मिनट, outer surface of bottom मतलब बॉटम में जो मैंने एक ब्लैक लाइन बनाया ना, वो थिक लाइन जो है, मोटा सा जो बॉटम है, उसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, मतलब इसके अक्रॉस का टेम्परेचर डिफरेंस डेल थीटा, ये पूछा गया है। जनता क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जवाब दो, हाँ या ना। इस बॉटम का जो थिकनेस, Yes, जो sir. थिक बॉटम है, इसका टेम्परेचर Yes, डिफरेंस sir. मैं और थोड़ा थिक बना देता हूँ, इसका टेम्परेचर डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, K for the kettle is given as 0.5 कैलोरी पर सेकंड। इसका तो यूनिट ठीक से मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन में। K का वैल्यू है 0.5 कैलोरी पर सेकंड। अच्छा, एनीवन जस्ट एक बार चेक करो तो K का यूनिट क्या है? मैंने यहाँ पर ठीक से लिखा नहीं है और मुझे याद भी नहीं है यूनिट क्या है K का। एनीवन? वो देख के बताओ K का यूनिट क्या है। और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम भी दिया है। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज गिवन एज 540 कैलोरी पर ग्राम। ये सब पढ़ा है ना लेटेंट हीट तुम लोगों को? फेज ट्रांसफॉर्मेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यस? हाँ Yes, sir. हाँ सर। तो कोई बताएगा नहीं मेरे को K का यूनिट? कैसे लोग हो गए? मिलीमीटर पर सेंटीग्रेड। क्या बोल 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 फिर से बोलो। कैलोरी कैलोरी पर मिलीमीटर पर सेंटीग्रेड, नहीं तो कैलोरी जो टेम्परेचर का यूनिट होगा। यस यस यस, पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस, ये है। ठीक है, तो ये है। तो तुमको यही क्वेश्चन पूछा गया, सोचो और करो, उसके बाद मैं डिस्कस करना चालू करूं। मैं ही डिस्कस करके देता हूँ। ठीक है, देखो कहानी क्या है, कहानी Sir. पहले समझो। यस, Sir, 1.2 into 10 raised to power minus 3 degree Celsius. जल्दी कैसे कर रहा है? मैं बहुत कैलकुलेशन है इसमें। Sir, क्या कर लिया किया? sir. क्या किया बता दो, कैसे किया है, प्रोसेस बता मुझे। पराग, पराग, Yes sir. प्रोसेस बता। Sir, वो Q equal to छोड़ो मैं बताता हूँ। ठीक है, एवरीवन लिसन, लिसन प्रॉपर्ली, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक मिनट, यस, तुमको ना पूरा कहानी समझना कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तुमने नीचे आग जलाया, आग इज नथिंग बट ए सोर्स ऑफ हीट। वो हीट सप्लाई करता है, पानी उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस यू ऑलरेडी नो दैट इन दिस केस पानी इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज पानी का टेम्परेचर जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा नहीं, तब तक वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है, ऐसे बता के रखो, इस कैलकुलेशन में ये चाहिए नहीं। तो यहाँ पर हम बेसिकली फेज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ डील कर रहे हैं। एग्री ऑल ऑफ यू? यहाँ पर हम किसके साथ डील कर रहे हैं? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। Yes, there is a phase transformation going on. ध्यान से देना, ठीक है। So what is actually happening is that कि यहाँ से आग से पानी को हीट मिल रहा है और इसी हीट को कंज्यूम करके स्टीम बन जा रहा है। ठीक है, जो नीचे का आग हीट सप्लाई कर रहा है, उसी हीट को कंज्यूम करके पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये याद करो कि जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ध्यान देना जनता, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस वक्त
कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है उसका फॉर्मूला क्या होता है? यू रिमेम्बर Q इक्वल टू M into L V, Q इक्वल टू M into LV, where LV is latent heat of vaporization. देखो आवाज नहीं है किसी से, याद है या नहीं है फॉर्मूला? M into LV. हेलो, Yes, sir. यस सर। मैं सबसे पूछ रहा हूँ यार, ये फॉर्मूला है, तुमको याद रखना पड़ेगा। हाँ सर, फेस याद है। ट्रांसफॉर्मेशन में कितना हीट एब्जॉर्ब होता है, दिस इज एक्सप्रेशन Q इक्वल टू M into LV। ठीक है, बात को समझो। लेकिन यहाँ पर तुमको जो ये डाटा दिया हुआ है, कैन एनीवन टेल मी कि डिफरेंशियल एक्सप्रेशन में अगर मुझे लिखना है 1 ग्राम पर मिनट, कैन आई से दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास इनटू स्टीम, दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू स्टीम? यस यस, कैन आई से हाँ दिस इज द रेट ऑफ कन्वर्शन Yes, ऑफ sir. वाटर इनटू स्टीम? सो इसको अगर हाँ मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, कैन आई से दिस इज dm by dt, that is equal to 1 gram per minute, dm by dt, that is mass converted per unit time, that is mass converted per unit time, that is 1 gram per minute. Yes people, yes, Yes, sir. जवाब दो। Yes, sir. फाइन। सेकेंडली एक बात बताओ, यहाँ पर तुमको पूछा गया क्या है, तुमको टेम्परेचर डिफरेंस पूछा गया है, राइट? और तुमको पूछा है कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है ना, सॉरी करंट नहीं, कौन सा फ्लो कर रहा है, हीट करंट जो फ्लो कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं? हीट करंट। ध्यान देना, हीट करंट इन दिस केस कैन बी रिटन एज टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज डेल थीटा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस थिक ब्लैक बॉटम। ये जो बॉटम दिख रहा है तुमको, ये वाला, ये जो बॉटम का ये जो पोर्शन है, इसका रेजिस्टेंस हमको लिखना पड़ेगा, दैट इज R। इसका R का वैल्यू कितना होगा जनता? R इन दिस केस इज L by K, L by KA। ध्यान देना, एरिया का वैल्यू, ये जो तुमको थिक बॉटम दिख रहा है, इसका एरिया कितना है? 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। K का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 0.5, ध्यान देना। और L क्या है भाई? L इज द लेंथ along which heat is flowing. In this case हीट किस तरफ फ्लो कर रहा है सबको दिख रहा है, हीट इज फ्लोइंग along this direction। अगर हीट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो लेंथ भी हम इसी तरफ मेजर करेंगे, एंड दैट इज इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? 2 mm। क्या सबको ये बात समझ में आया? जनता जवाब दो, यस सर। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डू यू Yes, एग्री sir. हीट करंट इज नथिंग बट, हीट करंट को अगर मैं Q के फॉर्म में लिखना चाहूँ, दैट इज नथिंग बट dQ by dt। Can I write it this way? Heat current is heat flowing per unit time. Can I write it in terms of इसका जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है, क्या मैं उसको dQ by dt लिख सकता हूँ? जनता जवाब दो, come on। Yes, sir. Sir. हमने ऐसा लिख दिया। अभी ना people try to understand the language of this term। ये क्या है? This is heat entering a vessel in 1 second। मतलब 1 सेकंड में उस वेसल को या पानी को कितना हीट मिलता है। और तुमको पता है यही जो हीट मिलता है ना, पानी इस हीट को कंज्यूम करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी हीट को पानी कंज्यूम करके स्टीम में कन्वर्ट होता है। और पानी जो है वो कितना हीट कंज्यूम कर रहा है? Q इक्वल टू M into LV। तो पर सेकंड पानी कितना हीट कंज्यूम करेगा, अगर ये निकालना है, सो लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? dQ by dt, एंड दैट इज इक्वल टू, ध्यान देना, ddt ऑफ M into LV। ध्यान देना, हमने दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया पीपल, तो ये जो dQ by dt है इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। और तुम सबको पता है कि LV तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। M को डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज मास ऑफ वाटर इज कंटिन्यूअसली चेंज, बिकॉज पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसको dm by dt into LV लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक तुम सब लोगों को समझ में आया? दिस टू थिंग्स, क्या तुम लोगों को ये समझ में आया पीपल? हाँ या Yes, ना? हाँ सर। अच्छा, अगर Yes, ये sir. समझ में आया तो तुमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये dQ by dt एंड ये dQ by dt देयर इक्वल, दोनों इक्वल है। ये एक्सप्रेशन तुमको क्या बताता है
ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि पानी को पर सेकंड कितना हीट मिलता है, और ये एक्सप्रेशन तुमको क्या बताता है कि 1 सेकंड में पानी कितना हीट कंज्यूम करता है, एंड ऑब्वियसली जितना हीट मिलेगा वही कंज्यूम होगा, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होगा, दे हैव टू बी सेम, वी कैन इक्वेट देम। यस पीपल, ये समझ में आया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। This is heat received by water. This is heat consumed by water. This is heat received by water in 1 second. And ये जो है, this is heat consumed by water in 1 second. And दोनों का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। Come on people, बताओ. Do you agree with this? आवाज दो, आवाज दो. Do you agree with this? Yes. हाँ, Yes, हाँ, sir. Yes, हाँ, sir. yeah, yes. So let us say this is equation 1. Let us say this is equation 2. From 1 and 2 अगर मैं कंपेयर करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, that is dm by dt into lv that is equal to del theta, ध्यान से देखना, that is k into a divided by हम क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। ठीक है, हमको चाहिए क्या जनता, हमको चाहिए डेल थीटा, एंड ऑल ऑफ यू नो कि बाकी सारे टर्म्स का वैल्यू तुमको पता है। k का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है, k का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था यार, 0.5, ये भी दिया हुआ है। यूनिट्स का ध्यान रखना, एल का वैल्यू 2 mm दिया हुआ है, डीएम बाई डी का वैल्यू कितना है, 1 ग्राम पर मिनट। तो यहाँ से तुम डेल थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। ये मैं कर नहीं रहा बिकॉज इट विल टेक टाइम, कैलकुलेशन अवॉइड कर रहा हूँ, तुमको ये कंप्लीट करना है। और मेरा एडवाइस है, व्हेनेवर यू ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन, बी वेरी केयरफुल विद द यूनिट। यूनिट में गड़बड़ मत करना, अगर अभी यूनिट में गड़बड़ करोगे तो मेन एग्जाम में भी गड़बड़ करोगे। यहाँ तक तुम निकालोगे तो तुमको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं निकाल के यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, तुम निकाल के छोड़ नहीं सकते, तुमको घर बैठ के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर। यस पीपल, समझ में आया? Yes, sir. जनता जवाब दो। Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया? इट्स अ नाइस क्वेश्चन। यहाँ पर मल्टीपल कंसेप्ट है, हीट करंट का भी कंसेप्ट है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का भी कंसेप्ट है। ओके, कैन वी मूव अहेड? हम आगे बढ़े? यस Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके फाइन। So let's do one more question, हाँ? और एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसा है कि बड़ा सा वॉल है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वॉल का, ठीक है? एक्चुअली में वॉल ऐसा है, दिस इज हाउ द वॉल लुक्स लाइक। मैं 3D में बना रहा, ये वॉल ऐसा है। सुनना भी, हाँ, ये तुम्हारा रूम है, दिस वन इज अ रूम, और ये जो है दिस इज क्या बोलते हैं इसको, मतलब आउटसाइड द रूम, क्या बोलो उसको, रूम के बाहर वाला जगह, मतलब आउटसाइड योर हाउस। दिस इज एटमॉस्फेयर, ठीक है, दिस इज एटमॉस्फेयर। अभी तुम्हारा घर एक बहुत ही ठंडे जगह पर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अभी है -5 डिग्री सेल्सियस, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और तुम्हारा जो रूम का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस में है। तुमने 30 डिग्री सेल्सियस पे रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखा। कैसे मेंटेन करके रखा? तुम्हारे पास यहाँ पर एक हीटर है, जनता सुन रहे हो, क्या है तुम्हारे पास? एक हीटर है, हीटर हीट रिलीज करता है, और ये जो हीट रिलीज कर रहा है इससे तुम अपने रूम के टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखो। क्या यहाँ तक सबको क्वेश्चन समझ में आया? कम ऑन पीपल। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो वॉल है ना, sir. इस दिस वॉल व्हिच सेपरेट्स द रूम फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, दिस इज मेड ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स। ये जो पोर्शन है यहाँ तक, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज एन वुडन पोर्शन, ये वुड से बना हुआ ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये सीमेंटेड है, दिस इज सीमेंटेड, ठीक है?
दिस इज सीमेंटेड पोर्शन, और रिमेनिंग जो पोर्शन है वो ब्रिक से बना हुआ है। किससे बना हुआ? ब्रिक। देयर आर ब्रिक्स हियर। This is brick. So this is the how the cross section of your wall looks like. ठीक है, तुम्हारा घर का जो वॉल है उसका क्रॉस सेक्शन दिखने में ऐसा। तो ध्यान देना, ये वुड से बना हुआ है, ये सीमेंट से बना हुआ है, और ये ब्रिक से बना हुआ है। इसका थिकनेस जो है that is given as 2 सेंटीमीटर। ओके, इसका थिकनेस जो है थोड़ा बहुत ही कम थिकनेस है यार, पता नहीं क्वेश्चन में ये दिया 1 सेंटीमीटर, और ये जो ब्रिक वॉल का थिकनेस है that is given as 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ तुम्हारा थिकनेस। और ये जो तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया व्हिच इज गिवन, दैट इज 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड इन दिस केस वुड का के दिया हुआ है, वुड का के का वैल्यू है यार 0.156 watt divided by meter per degree Celsius. Yes, and in this case brick का भी दिया है, key of brick that is given as 1 in this case। यूनिट नहीं लिख रहा मैं, एक मिनट। हाँ, और के ऑफ सीमेंट भी दिया है, that is given as 1.75। ठीक है, ठीक है जनता, यहाँ तक समझ में आया सबको? जनता जवाब दो। यस हाँ सर। ओके फाइन। तो तुमको यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज द पावर ऑफ हीटर। हीटर का पावर कितना होना चाहिए ताकि रूम का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन रहे। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ द हीटर सो दैट द रूम टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 30 डिग्री सेल्सियस। अभी सोचो इस क्वेश्चन को, अच्छे से सोचो, think properly, let me help you out। you all know that heat flows from a region of higher temperature to a region of lower temperature, yes। तो अगर मैं पूछूं रूम का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, सो यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा है, हीट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम द रूम थ्रू द वॉल to the outside atmosphere, because heat will always flow from a region of higher temperature to a region of lower temperature। मतलब तुम्हारे रूम से हीट लीक करेगा, हीट निकल के वॉल्स को क्रॉस करके यहाँ पर वुड सीमेंट ब्रिक ये कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, इसके थ्रू हीट फ्लो करके फाइनली बाहर एटमोस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है ना, तो पॉइंट इज दैट अगर तुम्हारे रूम में हीटर नहीं है और हीट कंटिन्यूअसली अंदर से बाहर तो जाता ही जाएगा, ऐसे होते 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 तो फाइनली क्या होगा, हीट फ्लो कब बंद होगा? हीट फ्लो तब बंद होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाए। दैट मींस हीट फ्लो करते 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 एक वक्त आएगा कि बाहर का टेम्परेचर और तुम्हारे रूम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस। बात को समझो। तो अगर मैंने तुमको ये कहा कि नहीं रूम के टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस में ही मेंटेन करना है, तो तुमको हीटर चलाना पड़े। और हीटर का काम क्या है? हीटर का काम है कि जितना हीट लूज हो रहा है, जितना हीट लीक कर रहा है फ्रॉम द रूम टू द एटमोस्फेयर, उतना ही हीट हीटर प्रोड्यूस करके रूम को रिटर्न सप्लाई कर दे, ताकि रूम से जितना हीट बाहर जाएगा हीटर उतना ही हीट रूम को रिटर्न सप्लाई कर देगा। सो ओवरऑल रूम से कोई नेट हीट लॉस 0 हो जाएगा। देखो जितना निकल गया उतना आ भी गया। इससे क्या होगा, रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, द रूम टेम्परेचर विल स्टे एज 30 डिग्री सेल्सियस। क्या ये कहानी सबको समझ में आया? कम ऑन पीपल, हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी? चलो गिव मी अ थम्स अप, एवरीवन गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आया तो। निखिल, कश्मिक, बाकी लोग यार, बाकी लोग। ओके ऋषि, विजित कहाँ गया? विजित, अविनाश, प्रतीक, कृषांगी, अनुरनन,
समझ में आया सबको? यस सर। ओके फाइन फाइन। तो टेल मी, मैंने तो पूरा क्वेश्चन ही तुमको समझा दिया, तो पावर ऑफ द हीटर हम कैसे निकालें? एनीवन वुड लाइक टू गिव ए ट्राई कि पावर ऑफ द हीटर कैसे निकालें इन दिस केस? कम ऑन, व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर? बोलो बोलो बोलो, चुप क्यों रहोगे? कम ऑन पीपल, व्हाट इज पावर? हीट पर यूनिट टाइम, मतलब हीटर पर सेकंड कितना हीट सप्लाई कर रहा है, राइट? पर सेकंड हीटर कितना हीट सप्लाई कर रहा है, और हीट करंट क्या है? What is heat current? Amount of heat escaping the room per second. That is heat current. Yes or no? Come on, people. Yes or no? Heat current Yes, sir. Yes, is the sir. amount of heat escaping the room per second. तो अगर तुमको रूम का टेम्परेचर मैनेज करना है, इसका मतलब ये है the power of the heater should be equal to the heat current. पर सेकंड जितना हीट रूम को छोड़ के चला जाएगा, उसी एक सेकंड में हीटर को उतना ही हीट रूम को सप्लाई कर देना है। तो अगर तुमको पावर ऑफ द हीटर चाहिए, भाई कंफ्यूज मत होना, पावर भी क्या है, पावर का डायमेंशन भी क्या, हीट करंट जैसा ही तो है। पावर इज व्हाट? एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। हीट करंट क्या है? एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। करेक्ट पीपल? यस और नो? सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि पावर ऑफ द हीटर इन दिस केस विल बी इक्वल टू द हीट करंट। अगर इक्वल हुआ तब जाके रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। यस पीपल? जनता जवाब दो, जनता जवाब दो। Come Yes, on. sir. अच्छा, can I convert this wood, cement and brick into 3 registers? रेजिस्टर्स के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस R1 R2 R3। जनता जवाब दो, जनता जवाब दो। Yes, sir. क्या मैं मान Yes, सकता sir. हूँ कि this end is maintained at 30 degrees Celsius, and can I say this end is maintained at -5 degrees Celsius? Yes or no? जनता, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Fine. So Yes, can you sir. tell me what is the equivalent resistance of this entire combination? It is R1 plus R2 plus R3. So what is the expression for heat current? That is temperature difference. मैंने क्या कहा था, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 30 minus of -5. Be very careful यार, be very careful, because यहाँ पर दूसरा टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, तो माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। ध्यान देना, 30 minus of -5 is +5. आर इक्विवेलेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R1 plus R2 plus R3, and this heat current is nothing but should be equal to the power of the heater. तभी जाके रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। R1 R2 R3 का वैल्यू निकालने के लिए जो डाटा चाहिए वो सारा डाटा दिया हुआ है। R का वैल्यू क्या है, L/K है। एक मिनट, L का वैल्यू दिया हुआ है, जनता देखो, हाई है ना? दिस इज एक लेंथ, दिस इज दूसरा लेंथ, दिस इज दूसरा लेंथ। K का वैल्यू, सबका K का वैल्यू दिया हुआ है, और एरिया सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मींस इस पर्टिकुलर डाटा से तुम R1 R2 R3 का वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पुट कर दोगे तो तुमको पावर का वैल्यू पता चल जाएगा। नाउ पीपल टेल मी, क्या तुमको ये समझ में आया? चलो चलो टेल मी, Yes, sir. इज दिस क्लियर? Yes, sir. पक्का? पक्का? कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट, यू आर वेलकम, गिव मी अ थम्स अप। सबको समझ में आया तो गिव मी अ थम्स अप। चलो 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 चलो, गिव मी अ थम्स अप। Sir, यस, सर एक ऐसे एक क्वेश्चन था, मतलब अगर ब्रिक और सीमेंट मिला देंगे तो उस दोनों का कंडक्टिविटी, वो थर्मल कंडक्टिविटी 1.75 + 1 हो जाएगा क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तुमको निकालना, मटेरियल ही बदल दिया तुमने, मटेरियल बदल दिया तो के का वैल्यू भी बदल जाएगा, वो निकालना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट मिला देने। निकालना पड़ेगा, ऐड नहीं हो जाता दोनों का, ठीक है? Yes, sir. और एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सबसे पहले पिक्चर बना के देता हूँ, ठीक है? लेट्स ड्रॉ द पिक्चर फर्स्ट। लेट अस से कि तुम्हारे पास एक
रॉड है। रॉड है और रॉड के एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ a rod. This is made up of different material and this is made up of different material. ठीक है, रॉड का जो एक एंड है दैट इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस और रॉड का जो दूसरा एंड है, जनता ध्यान देना, रॉड का जो दूसरा एंड है दैट इज कनेक्टेड टू अ वेसल, ऐसा एक वेसल के साथ कनेक्टेड है। और ये वेसल में तुम्हारा ध्यान देना पानी है, ठीक है, एंड देयर आर आइस क्यूब्स। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? पानी भी है और आइस क्यूब है। दैट मींस इट इज ऑब्वियस कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। इफ पानी एंड आइस आर कोएग्जिस्टिंग द टेम्परेचर हैज टू बी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो मटेरियल दिस इज मेड अप ऑफ ब्रास, येलो वाला मटेरियल, और ये जो नियॉन वाला मटेरियल है ये आयरन है। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू मैं यहाँ पर लिखने दे रहा हूँ, दैट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का सेम होगा। और लेंथ देखा जाए तो पहले वाले का 15 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले का 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये डाटा दिया कि इफ 684 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स इन, अभी बंद होने वाला है, ठीक है, मैं नया लिंक दे दूंगा, 1 आवर, डिटरमाइन के ऑफ आयरन, मतलब आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी पूछा है और यहाँ पर तुमको ब्रास का थर्मल कंडक्टिविटी दिया है। ब्रास का कितना दिया? दैट इज 0.25 कैलोरी सुदेशा, तुमने यूनिट क्या बोला था? नीचे सेकंड भी आएगा क्या? के का वैल्यू नहीं में सर, आना चाहिए नहीं क्या? हीट करंट में आता है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख के कंफर्म कर रहा हूँ। दिस इज के ऑफ ब्रास, ये दिया हुआ है, तो चलो जनता इसको ट्राई करो। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये भी दिया हुआ है, दिस 80 कैलोरी पर ग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेटेंट फ्यूजन ऑफ आइस। फाइन, सो ये एज ए होमवर्क करना तुम लोग। एक छोटा सा कंसेप्ट है वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? दैट इज ग्रोथ ऑफ आइस ऑन ए लेक। ये कंसेप्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, नथिंग न्यू। तो ऐसा है कि एक लेक इमेजिन कर, सोचो ये जमीन है, जैसे जमीन, और ये पानी है, जैसे वाटर, ठीक है? और इसके ऊपर जो है तुम्हारा मैं आइस जम चुका है, दैट इज आइस व्हिच हैज फॉर्म्ड ऑन द टॉप ऑफ द लेक। ओके, अभी आइस को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? एक मिनट, ये दिख रहा है राइट? दिस इज आइस व्हिच इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप ऑफ द लेक, ठीक है? और अंदर पूरा पानी है, दिस कंप्लीटली पानी। पीपल आर यू लिसनिंग? सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यस सर। सर। ओके फाइन। आइस कब बनना चालू करेगा? आइस तब बनना चालू करेगा जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए। करेक्ट, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए। सो लेट अस से अभी जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, लेट अस से दैट इज -θ डिग्री सेल्सियस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये जो लेयर है आइस का, दिस लेयर इज इन इमीडिएट कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, तो इस लेयर का टेम्परेचर हम -θ डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं। We can say that the temperature of this layer is -θ degree Celsius because this layer of air is in immediate contact with the surrounding atmosphere. ठीक है? और ये जो बॉटम वाला लेयर है, ये वाला जो लेयर है, ध्यान से देखो, this layer of ice has just been formed, अभी जस्ट बना है, ठीक है? बिकॉज आइस बनता जाएगा ना, सो आइस जब बनता है ना वो नीचे की तरफ बनता है,
तो ये जो मैंने ब्लैक लाइन से एक लेयर बनाया, ये जस्ट बना है, और इसके टेम्परेचर को हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज आइस अगर जस्ट बना वो टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइन, इज दैट क्लियर पीपल? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आया सर। ओके, नाउ अगर तुम इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो तुमको ये दिखना चाहिए कि अगर ये हमारा एक लेयर है, लेयर का टॉप वाला सरफेस इज एट लोअर टेम्परेचर -θ डिग्री सेल्सियस, और लेयर का जो बॉटम सरफेस है या पानी का जो टेम्परेचर है, जो पानी का जो ये जो लेयर ऑफ पानी है जो कि तुम्हारे आइस के साथ कांटेक्ट में है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, which means there is a temperature difference between the inside of the pani and the outside atmosphere. And if there is a temperature difference, हमेशा हमको पता है कि there is going to be a heat flow from the inside of the water to the outside atmosphere. इस तरफ heat flow करना चालू करेगा. Try to understand people. Heat is going to leak from the water and move on to the outside atmosphere. अभी खुद सोचो कि अगर पानी heat lose करता है, it will get converted into ice. Yes, ice को अगर heat दोगे तो वो melt होके पानी बनेगा, और पानी अगर heat lose करेगा तो वो freeze होके ice बनेगा. Do you people agree with me? Come on, you people agree with me? Yes, sir. Yes? Okay, fine. So let us say, ध्यान देना, let us say in dt time dq amount of heat has escaped. Escape मतलब पानी से एटमोस्फेयर के पास चला गया, dq amount of heat. ठीक है? Yes, people. dt टाइम में कितना अमाउंट ऑफ हीट चला गया? dq अमाउंट ऑफ हीट चला गया. मानते हो? ये सिचुएशन समझ में आया सबको? जवाब दो यार, जवाब दो, जवाब दो. Yes, नहीं? sir. तो इसके चलते क्या होगा, देखो, अगर हीट बाहर चला गया, दैट मींस मोर अमाउंट ऑफ वाटर, सम मोर अमाउंट ऑफ वाटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आइस. तो ऐसे करके समझना कि यहाँ पर आइस का थिकनेस, ध्यान देना, इनिशियल आइस का थिकनेस मैं T मानता हूँ. ठीक है, दिस इज द थिकनेस ऑफ आइस, एज बिकॉज और dq अमाउंट ऑफ हीट जस्ट नाउ dt टाइम में निकल के चला गया, so the thickness of this ice now has further increased by an amount of dt. मैं तो एक काम करता हूँ, ये t तुमको कंफ्यूज कर देगा यार, ये t नहीं लिखता मैं, एक मिनट, इस t को t नहीं लिखा मैं y लिखता हूँ, that might be easier for you. Let us say that the thickness of ice in this case is y, and just because अभी dq amount of heat escape करके बाहर जा चुका है, तो thickness of ice will increase by an amount of dy. बोलो ये वाला चीज जो मैंने अभी तुमको बताया, क्या ये तुमको समझ में आया? मैंने बताया dq अमाउंट ऑफ हीट पानी से निकल के एटमोस्फेयर में चला गया, एज बिकॉज पानी हीट लूज करता है, उसका फेज चेंज होकर आइस बनता है, और आइस बना है ना, जिसके कारण आइस का थिकनेस dy अमाउंट से इंक्रीज हो गया. क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? चलो जनता, जवाब दो, आवाज दो, यस और नो? Yes, sir. यस. Yes, sir. व्हाट अबाउट द रेस्ट? सबको समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप. Yes, sir. अगर सबको समझ में आया, गिव मी अ थम्स अप. कम ऑन. ओके, ओके, फाइन, ओके फाइन, बढ़िया है. ठीक है, अभी मैंने ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आइस का, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मैंने a माना. ठीक है, आइस का क्रॉस सेक्शनल एरिया को a माना. सो एज बिकॉज some amount of heat, an infinitesimally small amount of heat has escaped, what mass of water has been converted into ice? वो कैसे लिखे हम? Let us find out the value of dm. dm is the amount of water which has converted into ice. तो अभी जितना आइस है, जितना नया आइस बना है, जितना मास ऑफ नया आइस बना है, उतना ही मास ऑफ पानी कन्वर्ट हुआ होगा. ध्यान से सुनो, अभी ये जो नया लेयर बना है आइस का, इसमें जितना मास तुमको मिलेगा, उतना ही मास ऑफ पानी कन्वर्ट हुआ होगा. यस, जवाब दो. Yes, sir. Yes, sir. Yes. sir. तो ये बताओ, Sir. क्या बताओ, ये जो थिन लेयर बना है इसका वॉल्यूम कितना है? कैन आई से क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू थिकनेस, दैट इज a into dy. This is volume dv. This is volume dv. This is a volume of the thin layer of ice which has been formed just now. Yes, people.
यस Yes. इसको Yes, अगर sir. मैं Yes, रो sir. के साथ मल्टीप्लाई करूँ, where रो इज द डेंसिटी ऑफ आइस, तो ये मिल जाएगा। ये पूरा चीज जो ये क्या है, what is this entire thing? Can I say this entire thing is dm, density into volume, people? Yes or no? Yes, sir. Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. Now Yes, now sir. can we write कि कितना हीट पानी से एटमॉस्फेयर के पास चला गया। दिस इज ए केस ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के केस में फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू M इंटू एल एफ था। इसका मिनी वर्जन क्या है, Q के जगह dQ लिख देंगे, M के जगह DM लिख देंगे, और यहाँ पर हम LF लिख के रखेंगे। क्या ऐसा लिखना सही है? क्या ये जो मैंने लिखा ये सबको समझ में आया? dQ is the amount of heat which has escaped, dm is the amount of water which is converted into ice, और इन दोनों का रिलेशन ऐसा लिख सकते हैं। yes or no? जनता जवाब दो। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Right? sir. So this is equation 1. Yes, This sir. is equation 1. Fine. If you agree with this, अभी हम क्या करेंगे, we shall try to find out the expression for heat current. heat current का expression लिखें, because यहाँ से heat अगर बाहर जा रहा है तो मैं और एक expression लिख सकता हूँ, heat current का expression लिख सकता हूँ, और heat current is nothing but heat flowing out per unit time. Can I write it as dq by dt? यहाँ पर dq by dt is representing heat current, heat flowing per unit time. Come on people, yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इसका फॉर्मूला क्या है, ऊपर हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, 0 माइनस ऑफ माइनस थीटा। आई होप सो सबको समझ में आया। और रेजिस्टेंस हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेयर ऑफ आइस दैट इज L बाई KA। L के जगह Y और ऊपर लिख देंगे हम K, और एरिया के जगह हम A लिख देंगे। दैट मीन्स फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, KA थीटा डिवाइडेड बाई Y। बोलो ये समझ में आया नहीं आया सब? I'm waiting for all of you. क्या ये तुम लोगों को समझ में आया? Have you understood this? Oi, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओए बोलो ना, समझ में आया नहीं? गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आया तो। ये कॉन्सेप्ट, ये मैंने हीट करंट का एक्सप्रेशन लिखा है, हीट करंट टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। गिव मी अ थम्स अप अगर ये समझ में आया। प्रतीक, समरजीत, निखिल, अनुरनन, क्या हुआ? किसी को कोई डाउट? रेशा को समझ में आई? जिंती ओके, प्रणब, ज्योतिर्मय ओके, फाइन फाइन। ये वही पुराना कंसेप्ट ही है यार, पुराना। इस पे तो हमने क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, इस पे तो हमने क्वेश्चन भी किया था। यहाँ से हम dq क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखो, ध्यान दो। dq को हम कैसे लिख सकते हैं, k a थीटा dt यहाँ लिख दिया और नीचे y लिख दिया, ठीक है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 2। तभी अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग लिखता हूँ, इक्वेटिंग इज अ बेटर वर्ड। इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, dm into LF that is equal to K A theta dt divided by y. Am I correct in writing it this way? Do all of you agree with this? Give me a yes if all of you agree with this. Come on, give me a yes if all of you agree with this. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Rishi, Shumit, Anurandan. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. अच्छा मैं तुमको ये बता देता हूँ, हम निकालना क्या चाहते हैं। We are actually trying to find out the relation between the thickness of ice and the time spent. कितने टाइम में आइस का थिकनेस कितना बनेगा वो हम निकालने का कोशिश करें। That is the only thing that we are trying to find out. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर dm into LF तो लिख दिया, लेकिन dm का वैल्यू लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, dm के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं dm का एक्सप्रेशन लिख के रखा है यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं, दैट इज a dy रो, ये dm के जगह, एंड दिस इज LF। और यहाँ पर क्या ध्यान से देखो, k a थीटा
dt डिवाइडेड बाय y, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। ए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, आई थिंक सो, और बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, सारे टाइम वाले टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे एंड सारे y वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में इस dt को हम रख देते हैं, लेट अस कीप dt ऑन वन साइड, ध्यान देना, dt को हमने एक तरफ रख दिया और दूसरे तरफ कौन कौन जाएगा, ध्यान से देखना। dt को अगर इधर रख दिया तो यहाँ पर रो LF, नीचे से रो LF आएगा, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा, k थीटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज y इंटू dy। क्या सबको ये मिला जो मैंने लिखा, सबको दिख रहा है ये चीज, dt इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई k थीटा इंटू y इंटू dy, सबको दिखा? सिंप्लीफाई करने से ये आएगा नहीं आएगा यार, बोलो Yes, बोलो sir. बोलो। So let us integrate, yes, let us integrate both the sides. Let us say when time was 0, let us say then thickness was y1, and let us say when time is t, तब हमने thickness को y2 मान लिया, ठीक है, ये मान लिया। इसके बाद तो तुमको आता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ dt को हम t लिख सकते हैं लिमिट्स पुट करने के बाद, दिस इज रो LF latent heat of fusion डिवाइडेड बाय k थीटा, एक मिनट, k थीटा, एंड y इंटू dy को हम क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर बाई 2, तो 2 को हमने यहाँ लिख दिया, लिमिट्स पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो ये जो है, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन which relates the thickness of ice, the change in the thickness of ice, y1 was the initial thickness, y2 was the final thickness, and t is the amount of time in which the thickness of ice had become y2 from y1। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? Come on people, यहाँ तक समझ में आया? जवाब दो, जवाब दो, आवाज निकालो, आवाज निकालो। ओके, let us say t equal to 0 पे thickness, that is y1, ये thickness था t equal to 0 पे, if you remember, thickness y1 को मैं 0 मानता हूँ तो और भी प्यारा सा एक्सप्रेशन आएगा, और भी अच्छा सा एक्सप्रेशन आएगा, that is रो LF divided by 2 k थीटा। अच्छा, y1 को 0 माना और y2 को मैंने y मान लिया, ठीक है, ताकि एक्सप्रेशन दिखने में अच्छा हो। तो y1 स्क्वायर का वैल्यू 0 हो गया और यहाँ पर y स्क्वायर आ गया। तो नॉर्मली ना हम इस एक्सप्रेशन को भी याद रख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में स्पेशलिटी क्या है, इस एक्सप्रेशन में हमने ये माना है कि इनिशियली जब टाइम 0 है तब थिकनेस क्या हो गया, थिकनेस हमने 0 माना। सो कैन आई से थिकनेस और टाइम का क्या कनेक्शन है, स्क्वायर का डिपेंडेंसी है। यस पीपल, जनता जवाब दो, जनता जवाब दो, कैसा डिपेंडेंसी है पीपल, स्क्वायर का डिपेंडेंसी। यस सर। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना। कोई डाउट, anyone having any doubt in this? Come on people, anyone having any doubt in this? बोलो। ठीक है, सही है। यस सर। Yes, sir. ओके ओके देन पीपल, ये वाला सेगमेंट हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। दिस इज द एंटायर स्टोरी अबाउट कंडक्शन। अब तक हमने सिर्फ कंडक्शन ही स्टडी किया है, ठीक है, और यहाँ पर कंडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो इसको हम आज यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सर